हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस डी सर। बच्चों, आज के लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और टॉर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड से रिलेटेड भी हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल के भी हैं। तो न्यूमेरिकल्स को देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो ये है, a force of 2.25 Newton act on a charge of 5 into 10 की power minus 4 coulomb. Determine the electric field intensity at that point. एक कोई भी चार्ज है 5 into 10 की power minus 4 coulomb का, और उस चार्ज पर, वो चार्ज किसी पॉइंट पर रखा हुआ है और उस पॉइंट पर, उस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो लग रहा है 2.25 न्यूटन का। तो हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को बेसिक, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हियर फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 2.25 न्यूटन, और जो चार्ज है वो है 5 into 10 की पावर minus 4 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने पढ़ी थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था पॉइंट चार्ज के लिए, वो E इज इक्वल टू आया था F अपॉन Q। देन E इज इक्वल टू फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 2.25 अपॉन जो चार्ज है वो है 5 into 10 की पावर minus 4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 से अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 0.4, 5 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो 0.45 इंटू 10 की पावर minus 4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपका 45 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम। देखिए, फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी थी 5 into 10 की पावर minus 4 कूलम चार्ज पर, कि इस 5 into 10 की पावर minus 4 जो कूलम चार्ज जिस पॉइंट पर रखा हुआ है उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और उस पे जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था 2.25 न्यूटन का। तो F इज इक्वल टू गिवन है, Q इज इक्वल टू गिवन है, E का फॉर्मूला होता है F अपॉन Q। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय Q का वैल्यू है आपका 5 into 10 की पावर minus 4। सॉल्व करेंगे इसको तो E की वैल्यू आ जाएगी 45 into 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम। स्टूडेंट्स, अब जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस्ड सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो ये है, द चार्ज ऑन एन ऑयल ड्रॉप इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है और उस ऑयल ड्रॉप का जो चार्ज है वो 12 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। अब 12 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव होगा कहने का मतलब जो ऑयल ड्रॉप होगा उसका चार्ज का जो नेचर होगा वो नेगेटिव होगा। This drop is in equilibrium in an electric field of intensity 2.25 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये जो ऑयल ड्रॉप है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो 2.25 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो ऑयल ड्रॉप है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पे इस ऑयल ड्रॉप पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। उसके बाद ये बोला है, इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑयल ड्रॉप V 1.26 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर इस ऑयल ड्रॉप की जो डेंसिटी है वो 1.26 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, देन डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो हमें उस ड्रॉप की रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका डायग्राम लिखिए। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज यहाँ प्लेट है पॉजिटिव प्लेट और ये प्लेट है नेगेटिव प्लेट। अब ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है प्लस टू माइनस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एक ड्रॉप रखा हुआ है, ये इसका मास हो गया m। सपोज हमने किया इसका मास कितना m और इसकी रेडियस है स्मॉल r। अब मुझे एक चीज बताइए,
इस ऑयल ड्रॉप का जो चार्ज है वो Q है, जो किसके इक्वल है, 12E के इक्वल है, 12 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। अब मुझे ये बताइए, जब इस ऑयल ड्रॉप के अंदर चार्ज होगा तो इसका मास भी होगा, और मास होगा तो इसका mg फोर्स कहां लगेगा, नीचे, वेट फोर्स लगेगा इसका नीचे। अगर वेट फोर्स नीचे लग रहा है तो ये ड्रॉप कहां मूव करनी चाहिए, नीचे मूव करनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो ड्रॉप है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है उस पे नेट फोर्स 0 है, वो जिस जगह पर है उसी जगह पर रेस्ट कंडीशन में है। कहने का मतलब ये रेस्ट में है, तो mg फोर्स जब इस पे नीचे लग रहा है तो कोई एक दूसरा फोर्स होगा जो इस mg फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो एक फोर्स लगेगा आपका ऊपर, जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। कैसे होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, और इस ड्रॉप पर चार्ज है आपका नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के 12 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये जो ऑयल ड्रॉप है इसका नेचर है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो मुझे बताइए, इस ऑयल ड्रॉप पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस mg फोर्स को, इस वेट फोर्स को बैलेंस करेगा। तो इन इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑयल ड्रॉप, इन इक्विलिब्रियम ऑफ ऑयल ड्रॉप Fe is equal to mg। अब देखिए Fe इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू किसी चार्ज पर जो फोर्स होता है, Fe is equal to होता है QE is equal to मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। भाई हमने पढ़ा है यहाँ पे, मास डेंसिटी is equal to होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे बताइए मास is equal to क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हमने मास की जगह लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय g। अब इसको देखो और आगे सॉल्व करते हैं। Q इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है, देखिए ये जो ड्रॉप है, और ड्रॉप की जो हमेशा शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। जो आपका ड्रॉप होता है उसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। तो स्फेरिकल शेप है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो मल्टीप्लाई बाय जी। हमें रेडियस निकालनी है, तो मुझे बताइए आर क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, आर क्यू इज इक्वल टू आएगा 3QE अपॉन 4 पाई रो जी, 4 पाई रो जी। अगर मैं यहां से r निकालूं तो r इज इक्वल टू होगा 3QE अपॉन 4 पाई रो जी की पावर 1/3। अब इसमें करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पे 3Q की वैल्यू कितने की इक्वल है, 12 इलेक्ट्रॉन की इक्वल। तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू 3 इंटू 12, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन में, 2.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 4, पाई की वैल्यू 3.14, रो की वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है ऑयल ड्रॉप की 1.26 इंटू 10 की पावर 3, और जी की वैल्यू 10। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे और इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है एक, कि भाई हमें ऑयल ड्रॉप है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस ऑयल ड्रॉप का जो चार्ज है वो 12 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो ड्रॉप है वो इक्विलिब्रियम में। तो हमें इस ऑयल ड्रॉप का रेडियस अपन को फाइंड आउट करना था। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ऑयल ड्रॉप जो है उसका वेट फोर्स लगेगा नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऊपर, मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स और ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इन इक्विलिब्रियम में Fe इज इक्वल टू क्या होगा, mg। Fe इज इक्वल टू mg लगाया, Fe का फार्मूला होता है QE, क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। देन F इज इक्वल टू क्या आएगा, QE। तो Fe की जगह अपना आ जाएगा QE, m की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, g की जगह g। QE इज इक्वल टू वॉल्यूम, स्फेरिकल शेप है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाई बाय रो जी। आर क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3QE अपॉन 4 पाई रो जी। r इज इक्वल टू 3QE अपॉन 4 पाई रो जी का क्यूब रूट निकालने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पुट करके आंसर निकल के आ जाएगा। स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज प्लस टू माइनस होती है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इसका हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और इन दोनों प्लेटों के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है
उसकी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.5 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर। अब इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है टॉप पे। इस इलेक्ट्रॉन को इस 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? इनिशियली ये रेस्ट में है, रुका हुआ है यहाँ पे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। अब ये नीचे आ रहा है, तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है प्लस टू माइनस, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? नीचे। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें वो टाइम निकालना है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस अपर प्लेट से ये लोअर प्लेट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें टाइम कैलकुलेट करने के लिए तो पहले तो एक चीज सुनिए आप, सबसे पहले ये जो फोर्स लग रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा एक्सीलरेशन, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। और हमने पढ़ा है कि एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन किसका है, जो एक्सीलरेशन है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो AE इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो FE का जो फॉर्मूला होता है वो होता है QE अपॉन ME। FE बराबर होता है QE अपॉन मास कितना है? ME। Q जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो Q की जगह अपन काम में ले सकते हैं स्मॉल e अपॉन स्मॉल e इनटू कैपिटल E अपॉन ME। अब ये एक्सीलरेशन आ गया। अब मुझे बताइए अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा? कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो कहने का मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो वहां अपन न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अपने पास डाटा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? 0। एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है EE अपॉन ME। डिस्टेंस जो कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन S इज इक्वल टू वो कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.5 × 10⁻²⁰ मीटर। और हमें कैलकुलेट करना है टाइम, TE हमें फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अगर इसके लिए डाटा देखें तो U है, A है, S है और T है, T निकालना है अपन को। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अब S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², S की वैल्यू कितनी है? 1.5 × 10⁻² इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस हाफ AE की जगह एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है अपना? EE अपॉन ME इनटू टाइम TE का स्क्वायर। अब देखिए TE स्क्वायर हमको निकालना है, तो TE स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई से करें तो 3 × 10⁻² इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन EE। तो TE इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए √3 × 10⁻² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन E इनटू E। इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू सेट करते हैं, तो देखिए TE इज इक्वल टू √3 × 10⁻² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 × 10⁻4। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड में आंसर निकल कर आ जाएगा। बच्चों सेम क्वेश्चन है, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स किया। मैग्नीट्यूड सेम रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया और इलेक्ट्रॉन की जगह अब चार्ज पार्टिकल ले लिया अपन ने प्रोटॉन। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि प्रोटॉन को 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर ली है। तो पहले यह माइनस था, अब यहाँ हमने क्या ले लिया? प्लस, और यहाँ क्या ले लिया अपन ने? माइनस। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी प्लस टू माइनस होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्लस टू माइनस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ ये आपका प्रोटॉन हो गया और ये इनिशियली रेस्ट में है।
अब इस प्रोटॉन का जो नेचर है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नेचर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इस प्रोटॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा Fe। तो अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अगर अपन निकालें तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन AP इज इक्वल टू क्या आएगा, Fe अपॉन mp। Fe की जगह QE अपॉन mp। एक चीज क्लियर। दूसरा डाटा देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, AP इज इक्वल टू कितना है, QE अपॉन mp। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है ये 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.5 इंटू 10 की पावर -2। और अपन को टाइम निकालना है किसका, प्रोटॉन का, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इनटू टाइम ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। तो मुझे यहां से बताइए TP स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, TP स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा यहां से 2s अपॉन AP। और AP जो है वो किसके इक्वल है, 2s। AP है QE अपॉन mp के, QE अपॉन mp। तो TP इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, TP इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2s mp अपॉन QE। अब इसमें अपन वैल्यू सेट कर देंगे, TP इज इक्वल टू अंडर रूट 2s की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर -2, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको 2 इंटू 10 की पावर 4। यहां से टाइम निकल के आ जाएगा आपका सेकंड में। तो ये टाइम जो है वो प्रोटॉन का टाइम है कि प्रोटॉन 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि साहब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और प्रोटॉन रखा हुआ है, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करनी है, तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा और किसको कम टाइम लगेगा, कि इलेक्ट्रॉन फास्टली पहुंचेगा या प्रोटॉन पहुंचेगा। तो एक कॉन्सेप्ट देखिए, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल के आया था वो निकल के आया था अंडर रूट 2s मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड। और टाइम ऑफ प्रोटॉन जो निकल के आया था वो निकल के आया था 2s मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस दोनों फॉर्मूले में एक चीज देखिए, 2 दोनों में सेम आ रहा है, s दोनों का सेम है, मास दोनों का अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है कंपेयर टू प्रोटॉन के, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ये। तो देखिए यहाँ पे जो टाइम है वो मास के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम भी क्या होगा, ज्यादा। अब मुझे बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से कम होता है, तो टाइम किसको कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा कंपेयर टू प्रोटॉन के। तो कौन पहले आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को एक ही टाइम पे छोड़ा जाए तो पहले कौन पहुंचेगा, तो पहले पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से कम होता है। बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपन को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन Na plus and Cl minus ion in a NaCl molecule is 1.28 एंगस्ट्रॉम। आपके पास NaCl का एक मॉलिक्यूल है और उस NaCl मॉलिक्यूल के Na प्लस और Cl माइनस जो आयंस हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.28 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम एक अपन को 1.28 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है अपन को। उसके बाद ये बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हमें इस NaCl मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे देखिए बच्चों,
ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो 1.28 एंगस्ट्रम दे रखी है, और मैंने बताया था डायपोल में जो डिस्टेंस होती है उसको अपन डिनोट करते हैं 2a से। ये Na+ है और ये Cl- है। Na+ का मतलब है इस पे Na+ आयन का मतलब है इस पे एक प्रोटॉन की इक्वल चार्ज है, और Cl- का मतलब है इस पे एक इलेक्ट्रॉन की इक्वल चार्ज है, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.28 एंगस्ट्रॉम है। तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, P अपन को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताया था हमने, Q × 2a। तो मुझे बताइए Q, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है अपन को, दोनों चार्ज में से, तो ये एक प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो होता है 1.6 × 10⁻⁹, और 2a है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.28 एंगस्ट्रॉम, तो 1.28 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻। अपन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.6 का मल्टीप्लाई 1.28 से करना है, तो 1.28 मल्टीप्लाई बाय 1.6 अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा अप्रोक्स 2.048, तो 2.048 into 10⁻⁹ और 10⁻⁻10⁻⁻29, और यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट आ गया कूलम इनटू मीटर। तो इतना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस NaCl मॉलिक्यूल का होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, Na+ आयन और Cl- आयन, Na+ पे एक प्रोटॉन की इक्वल चार्ज है और Cl- पे एक इलेक्ट्रॉन की इक्वल चार्ज है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.28 एंगस्ट्रॉम है। डायपोल मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है, P का फार्मूला होता है Q × 2a। Q की वैल्यू होती है 1 वॉट, Q की वैल्यू मतलब एक प्रोटॉन की इक्वल 1.6 × 10⁻⁹ टू ए, डिस्टेंस कितनी है 1.28 एंगस्ट्रॉम, तो 1.28 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम इनटू मीटर। बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी ईच साइड की लेंथ a है, इसके 3 वर्टेक्स हैं a, b और c, a, b और c। b पे -q चार्ज प्रेजेंट है, c पे -q चार्ज प्रेजेंट है और a पे 2q चार्ज प्रेजेंट है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। हमें इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे देखिए बच्चों, देखिए ये 2q चार्ज है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, q और q में, पॉजिटिव q और दूसरा भी क्या है पॉजिटिव q। अब देखिए डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होते थे अपने पास, 2 चार्ज सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। तो देखिए फोकस करो, ये -q और एक इसका +q, तो एक डायपोल तो ये हो गया और दूसरा डायपोल -q और इसका एक +q, दूसरा डायपोल ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम में दो डायपोल हैं, एक तो Ba है और एक Ca है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल जो मूवमेंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस Ba वाले में जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव देखेंगे तो ये पहला डायपोल मूवमेंट हो गया P1, और इस वाले में हो गया इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये दूसरा हो गया P2 वेक्टर। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री एंगल्स के होते हैं। अब ये 60 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। तो देखिए पहली बात तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो इनके बीच में आएगा, ये P हो गया। अब ये P किसके बराबर होगा, तो इसको थोड़ा डायग्राम से देखो, ये P1 वेक्टर और ये P2 वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, रिजल्टेंट आ गया P, तो P किसके बराबर होगा √P1² +
P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 60 डिग्री। हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्मूला क्यों लगाया है? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P1 और P2 और इनका वेक्टर सम करेंगे तो पैरेललोग्राम थ्योरम ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करेंगे। तो P आएगा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो P आ गया P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 P2। अब यहाँ पे एक चीज फोकस करनी है, P1 की वैल्यू क्या होगी और P2 की वैल्यू क्या होगी। तो P1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड -q है और ये +q है, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया q और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है a। तो P1 किसके इक्वल होगा qa और P2 भी किसके इक्वल होगा। देखो यहाँ पे भी देखिए चार्ज दोनों का -q इसका और इसका +q, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो हो गया q और डिस्टेंस कितनी हो गई a। तो P2 जो है वो भी किसके इक्वल होगा, qa के इक्वल होगा। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो P P1 की जगह qa का होल स्क्वायर, P2 की जगह भी qa का होल स्क्वायर और यहाँ पे qa इंटू qa करेंगे तो qa का होल स्क्वायर। तीनों टर्म्स एक जैसी हैं। P आएगा अंडर रूट 3qa का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो P क्या आएगा, अब 3 का रूट लेंगे तो अंडर रूट 3, qa स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 3qa। ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस सिस्टम का। बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 2 चार्ज प्लस 10 कूलम एंड माइनस 10 कूलम आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। अपने पास दो चार्ज है, एक प्लस 10 कूलम का और एक माइनस 10 कूलम का है और दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस अवे रखे हुए हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। हमें उस डायपोल के सेंटर से 60 सेंटीमीटर अवे एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो दोबारा से क्वेश्चन को देख समझें। आपके पास दो पॉइंट चार्ज हैं, एक प्लस 10 कूलम का और एक माइनस 10 कूलम का, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। इससे जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, क्योंकि एक प्लस 10 कूलम है और एक माइनस 10 कूलम है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से 60 सेंटीमीटर अवे एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हमने एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी उसका फॉर्मूला निकाला था 2kp/r। जो ये r डिस्टेंस है वो मिड पॉइंट से एक्सियल लाइन पर जो प्रेजेंट पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है और इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो ई एक्सियल का फॉर्मूला 2kp/r और p हमने पढ़ा है 2kp होता है q * 2a/r3। तो देखिए ई एक्सियल 2 k की वैल्यू 9 × 10⁹, q की वैल्यू 10, 2a, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻², r डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिड पॉइंट 60, तो 60 × 10⁻² का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। और इसका यूनिट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम। इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा निकालना है अपन को कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो बच्चों मैंने इक्वेटोरियल लाइन पर जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था kp/r3, मतलब एक्सियल लाइन पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका हाफ इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। यहाँ 2kp/r3 है तो यहाँ क्या होगा kp/r3। अब k की वैल्यू 9 × 10⁹, p की वैल्यू q × 2a 10, q × 2a, q की वैल्यू 10 और 2a डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻², r की वैल्यू अगेन 60 × 10⁻² का होल क्यूब। यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से अपन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, an electric dipole of dipole moment 4 × 10⁻⁹ coulomb × meter is placed at 30 degree
with a uniform electric field of magnitude of 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है वो 4 into 10 की पावर -9 कूलम इंटू मीटर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट गिवन है 4 into 10 की पावर -9 कूलम इंटू मीटर। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल पर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। हमें फाइंड आउट करना है टॉर्क, टॉर्क हमें निकालना है। तो पहले इसका ज्योमेट्री देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया मैंने, ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी p, और ये e। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो ये थीटा हो गया आपका। तो हमें टॉ निकालना है। टॉ का फॉर्मूला अगर आपको याद हो मैंने बताया था pe sin थीटा। p का वैल्यू क्या दे रखा है इसने 4 into 10 की पावर -9, e का वैल्यू दे रखा है 5 into 10 की पावर 4 sin थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो टॉ इज इक्वल टू 4 into 5 20, 10 की पावर -9 और 10 की पावर 4 10 की पावर -5, sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 20 को कैंसिल आउट करें 10, सॉल्व करेंगे तो टॉ इज इक्वल टू आएगा 10 की पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर। बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 पार्टिकल रखे हुए हैं, एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल। 3 पार्टिकल रखे हुए हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमें इन तीनों पार्टिकल के एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज सुनिए, जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +2 अब कोई पार्टिकल रखा हुआ चार्ज पार्टिकल क्यू पॉजिटिव है सपोज, तो इस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो +2 होगी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन मास, और यहाँ फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो A = Fe/m और Fe = होता है QE/m। तो ये एक्सेलरेशन = हो गया QE/m। हमारे पास 3 पार्टिकल है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। पहली बात सुनिए, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है 1h1। प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो एक प्रोटॉन के इक्वल होता है और मास भी एक प्रोटॉन के इक्वल होता है। ड्यूट्रॉन का मतलब होता है 1s2। 1s2 का मतलब है इसमें एक प्रोटॉन होगा, तो चार्ज तो एक प्रोटॉन के इक्वल होगा और मास जो होगा वो 2 प्रोटॉन के इक्वल होगा। और तीसरा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, इसका होता है 2He4। तो इसमें जो चार्ज होगा वो तो 2 प्रोटॉन के इक्वल होगा और मास जो होगा वो 4 प्रोटॉन के इक्वल होगा, 4 प्रोटॉन के इक्वल। ये मास ऑफ अल्फा, ये चार्ज ऑफ अल्फा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब हमें रेशियो निकालना है, तो हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन रेशियो, एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूट्रॉन रेशियो, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला QE/m। तो सबसे पहले चार्ज देखेंगे, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है QP, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों में सेम है E, मास mp, रेशियो। दूसरा है ड्यूट्रॉन के लिए Q, ड्यूट्रॉन के लिए चार्ज प्रोटॉन के इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम और मास 2 प्रोटॉन के इक्वल, तो 2mp, रेशियो। अब आ जाएगी अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2 प्रोटॉन के इक्वल है, तो 2qp, इलेक्ट्रिक फील्ड E और मास जो है वो 4mp के इक्वल है, तो 4mp। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो AP रेशियो AD रेशियो
ए अल्फा इज इक्वल टू, देखिए क्यूपी 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 कैंसिल आउट, ई ई ई कैंसिल आउट, एमपी 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 कैंसिल आउट। यहाँ क्या रिमेनिंग रहा 1 रेशो, यहाँ रिमेनिंग रहा 1/2 रेशो, यहाँ पे भी रिमेनिंग क्या रहा 1/2। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन रेशो, एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन रेशो, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा 2 रेशो 1 रेशो 1। तो ये एक्सेलरेशन का रेशो है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन रेशो, एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन रेशो, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 रेशो 1 रेशो 1। बच्चों अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप। तो मैं आपसे सिंपल सी बात में बोलूं कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस which is used to detect presence of charge on a body and its nature। अगर किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, और उस बॉडी पर किस नेचर का चार्ज है, अगर ये मुझे डिटेक्ट करना है तो उसके लिए जो डिवाइस मैं काम में लेता हूँ उसको बोलता हूँ मैं इलेक्ट्रोस्कोप। और यहाँ जो अपन इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ गोल्ड की फॉइल काम में लेंगे इस इलेक्ट्रोस्कोप में, इसलिए इसको अपन बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी एंड इट्स नेचर। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन लिखें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की तो आप लिखोगे इट इज अ डिवाइस which is used to detect charge and its nature on a body। It is a device which is used to detect charge and its nature on a body। किसी बॉडी पर चार्ज और उसका नेचर डिटेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का अपन यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्कोप। और यहाँ गोल्ड फॉइल काम में लेते हैं इसलिए इसको अपन ने नाम दिया हुआ है गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप होता कैसा है वो देखिए आप। गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप में एक ग्लास जार होता है, ये ग्लास जार है। इस ग्लास जार में कॉर्क लगा हुआ होता है इस तरीके से, और इसमें एक मेटेलिक रॉड वर्टिकली प्लेस्ड होती है। ये कैसा जार है? ग्लास जार। और ये मेटेलिक रॉड है, ये हो गई आपकी मेटेलिक रॉड। और ये हो गया आपका, ये हिस्सा जो है ये वाला, ये हो गया कॉर्क। इस मेटेलिक रॉड की तो जो टॉप है उस पर एक मेटेलिक डिस्क या मेटेलिक नोव लगी हुई होती है, मेटेलिक नोव, या इसको अपन डिस्क भी बोल सकते हैं। और इसका जो लोअर एंड है इस मेटेलिक रॉड का, इस मेटेलिक रॉड के लोअर एंड पर गोल्ड की 2 फॉइल लगी हुई होती है, ये है गोल्ड लीव्स। साथ में इस इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, सेंसिटिविटी का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोस्कोप मिनिमम से मिनिमम चार्ज को भी इजीली डिटेक्ट कर पाए। इसको सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए इसकी मतलब ये कम से कम चार्ज को भी इजीली डिटेक्ट कर पाए, तो यहां लगी होती हैं टिन प्लेट्स, एसएन प्लेट। अब देखिए ये किस तरीके से वर्क करता है आपका इलेक्ट्रोस्कोप, उसको आप समझिए। मैंने एक चार्ज बॉडी ली,
सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज बॉडी को मैंने टच कराया मेटेलिक नोब से। जैसे ही मैं टच कराऊंगा इस चार्ज बॉडी को किससे, मेटेलिक नोब से, तो कंडक्शन होगा और कंडक्शन की वजह से इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर होगा। तो इसका सम चार्ज इस पे ट्रांसफर होगा और ये यूनिफॉर्मली चार्ज इस मेटेलिक रॉड पर ट्रांसफर होते हुए आपकी गोल्ड लीव्स तक पहुंच जाएगा। अब देखिए दोनों लीव्स पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो ये दोनों लीव्स पर जब पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा तो ये दोनों लीव्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो ये डाइवर्ज होंगी। अगर आपकी गोल्ड फॉइल या गोल्ड लीफ डाइवर्ज हो रही है तो इसका सिग्निफिकेंस है कि ये जो बॉडी हमने टच कराई है इस मेटेलिक नोब से, ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी नहीं है। अगर इस पे अगर कोई चार्ज नहीं होता, अगर ये अनचार्ज बॉडी होती और इसको टच कराता तो यहाँ कोई भी चार्ज नहीं आता था फॉइल पे, और दोनों लीफ पे जब कोई चार्ज नहीं आता तो इनके बीच में कोई भी रिपल्सन काम नहीं करता, और रिपल्सन काम नहीं करता तो कोई भी डाइवर्जेंस नहीं होता इनमें। तो कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, चार्ज अगर है तो जो गोल्ड लीव्स हैं वो एक दूसरे से अवे जाएंगी, उनमें डाइवर्जेंस हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएंगी, वो एक दूसरे से डाइवर्ट हो जाएंगी, अवे चली जाएंगी एक दूसरे से। अगर कोई चार्ज है तो उनकी पोजीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें ये चेक करना है कि भाई जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने इस बॉडी को टच कराया, पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मुझे नहीं पता इस पे कौन सा चार्ज है, मैंने इसको टच कराया, मैंने देखा ये डाइवर्स हो गई। अब मैं इस बॉडी को हटा दूंगा, अब मैं एक दूसरी बॉडी लूंगा जिसपे मुझे पता है कि उस पे किस नेचर का चार्ज है। मान के चलो मैंने दूसरी जो बॉडी ली है, अब उस दूसरी बॉडी को मैंने टच कराया, सपोज उस दूसरी बॉडी पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। जब मैं इसको टच कराऊंगा तो इसका भी पॉजिटिव चार्ज इस मेटेलिक नोब पे आएगा, नोब से होता हुआ इस रॉड से होता हुआ कहां पहुंचेगा, इन दोनों फॉइल्स पर। जब दोनों फॉइल्स पे चार्ज पहुंचेगा तो चार्ज का अमाउंट पहले भी पॉजिटिव था और अभी ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो चार्ज का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और चार्ज का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो रिपल्सन फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और रिपल्सन फोर्स इंक्रीज होगा तो जो डाइवर्ज पहले हो चुका था, दोनों फॉइल के बीच में जो पहले डिस्टेंस थी, अब उससे ज्यादा डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब डाइवर्जेंस और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जो हमारी पहली बॉडी थी उस पर किस नेचर का चार्ज था, पॉजिटिव नेचर का चार्ज था। और अगर मैं जो दूसरी बॉडी को टच करा रहा हूं, अगर वो नेगेटिव बॉडी टच कराऊं तो नेगेटिव बॉडी जब टच कराऊंगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहले से इस पे पॉजिटिव चार्ज था, अब थोड़े अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो कुछ नेगेटिव चार्ज कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इन गोल्ड लीव्स पर जो चार्ज का अमाउंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और चार्ज का अमाउंट डिक्रीज होगा तो रिपल्सन फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब रिपल्सन फोर्स डिक्रीज होगा तो पहले जितना डाइवर्जेंस था, पहले जितना फोर्स लग रहा था, अब चार्ज कम हो गया तो पहले के कंपैरिजन में फोर्स कम हो जाएगा, तो ये आपकी सिंक हो जाएंगी। जो फॉइल है वो पहले के कंपैरिजन में अब कम डाइवर्ट हो जाएंगी। अगर कम डाइवर्ट हो रही है तो कहने का मतलब है कि जो आपका नेचर है, जो हमने दोबारा जो बॉडी टच कराई है उसके अपोजिट नेचर है। तो हमने माइनस टच कराया तो इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस, अगर डाइवर्जन कम हो रहा है। और अगर पॉजिटिव टच कराता और डाइवर्जन बढ़ जाता तो सेम नेचर का होता। तो हमें ये यहां से ये भी पता लग जाएगा कि भाई किस तरीके का नेचर का चार्ज है। तो दोबारा से देखें, आपका जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उसमें एक ग्लास जार होता है, ग्लास जार पे एक कॉर्क लगा रहता है और उस कॉर्क की हेल्प से एक मेटेलिक रॉड वर्टिकली प्लेस होती है। इस मेटेलिक रॉड के अपर एंड पर एक मेटेलिक नोब या डिस्क होती है और लोअर एंड पर दो गोल्ड फॉइल्स होती हैं, गोल्ड लीव्स होती हैं। इस इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए अपन ने टिन प्लेट यूज में ली हुई है। अब हमें चार्ज किस तरीके से डिटेक्ट करना है उसकी वर्किंग देखनी है। तो मैंने कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को टच कराया मेटेलिक नोब से, मेटेलिक नोब से जैसे टच कराऊंगा तो कंडक्शन होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटेलिक नोब से होता हुआ और इस जो आपकी ये कंडक्टिंग जो रॉड है इससे ट्रांसफर होता हुआ इन फॉइल्स पे पहुंचेगा। और जब फॉइल्स पे सेम नेचर का चार्ज आएगा तो इनमें रिपल्सन होगा तो ये डाइवर्स होंगी, और डाइवर्स होंगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस बॉडी पर इस बॉडी पर चार्ज है। अब मुझे ये पता लगाना है कि इस बॉडी पर किस नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए मैं एक दूसरी चार्ज बॉडी लूंगा जिसका चार्ज का नेचर हमें पता होगा। सपोज मैंने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली, जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अपन इस मेटेलिक नोब से टच कराएंगे, कंडक्शन होगा तो उसका चार्ज भी इन फॉइल्स पे आ जाएगा। तो चार्ज आ गया। अगर ये फॉइल इंक्रीज हो जाती है
अगर ये फॉइल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, फॉइल का जो डाइवर्जेंस है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहने का मतलब सेम नेचर का चार्ज है पहली बॉडी पर, और अगर डाइवर्जेंस कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए तो अपोजिट नेचर का चार्ज है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर मैं पॉजिटिव रॉड को टच करा रहा हूँ तो डाइवर्जेंस बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये पॉजिटिव बॉडी होगी, और अगर नेगेटिव बॉडी को टच करा रहा हूँ तो डाइवर्जेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इसके अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, मतलब ये पॉजिटिव बॉडी होगी। तो इस तरीके से अपन की इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई बॉडी पे चार्ज है या नहीं है और किस नेचर का चार्ज है। अब मैंने बताया था कि जो मैंने एसएन प्लेट ली हैं उनके थ्रू हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्कोप आपका लो से लो अमाउंट के चार्ज को भी इजीली क्या कर पाए, उसको डिटेक्ट कर पाए। कैसे करेगा, मान के चलो बहुत कम अमाउंट का चार्ज मैंने इससे टच कराया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन डाइवर्जेंस ज्यादा नहीं हुआ इसका, हमारी आंखों से, हमारी जो आईज है उनसे वो डाइवर्जेंस नहीं दिखा। लेकिन मैंने जब यहाँ पे एसएन प्लेट लगाई है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज आया तो ये दोनों के बीच में हो जाएगा इंडक्शन, और इंडक्शन होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ये पॉजिटिव भी इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो बताइए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ऐसे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो लो चार्ज पर भी ये क्या दिखाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दो फोर्स लगेगी, तो दोनों के बीच में रिपल्सन और ये इन दोनों टिन प्लेट्स के थ्रू अट्रैक्शन हो रहा है, तो जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा तो इजीली डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब टिन प्लेट लगाने से इस इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हुई कि पॉजिटिव आया यहाँ पे, इंडक्शन हुआ, इंडक्शन से यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा तो इसको उधर खींचेगा, ये इसको उधर खींचेगा, तो इजीली ये डाइवर्ज हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। तो लो अमाउंट के चार्ज पर भी ये क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए अपन ने किसका यूज किया, टिन प्लेट्स का यूज किया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, टॉर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल किए और साथ ही साथ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को भी समझा। आज ये चैप्टर आपका फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है उसका फर्स्ट पोर्शन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट होता है। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस जो सेकंड यूनिट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट और के अंदर अपना गॉस लॉ पढ़ना है अपन को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अपन को विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ इन डिफरेंट सिचुएशन। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही।